डायरेक्ट इनकम पहले कंटिन्यू करें, खत्म करना है ना आज इसे। सुन लो, वैसी आवाज आज तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो रही है। कल मैंने रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बता दिया था, जीडीपी डिफ्लेटर। अब अगला पॉइंट थ्योरी में जो काम का है, ये कितनी बार इंस्टॉल कर चुके, फिर हाँ तैयार कर। अब बोल, क्या जब दिख जाए तो बता दियो। ध्यान है, टॉपिक बहुत ही एक्सपेक्टेड टॉपिक था बोर्ड एग्जाम के लिए, पता नहीं क्वेश्चन आया था नहीं आया था। लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी एज मेजर ऑफ वेलफेयर, कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वहां की कमाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वहां के लोगों को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, लोगों का भला होगा। सही है बात, गलत है? नहीं होगा जीडीपी बढ़ने का फायदा, क्यों? उसमें नहीं होता, जैसे नेगेटिव आइटम्स होते हैं, दिखा है कौन सी जीडीपी बढ़ती है, और मॉनेटरी एक्सचेंज होते हैं। मॉनेटरी एक्सचेंज से तो अच्छी बात है, क्या बुरा है मॉनेटरी एक्सचेंज? देखो, इसमें सबसे पहला तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या कंपोजिशन ऑफ इनकम। अब ऐसे समझो, ये 2 साल है, 2015 2020। एक एग्जांपल दे रहा हूं, भारत की जो रियल जीडीपी थी वो थी 20 लाख करोड़, या भारत की जीडीपी हो जाती है 30 लाख करोड़। और इस जीडीपी में एक एग्जांपल है, ये मेरी सोच नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, अडानी अंबानी, ये समझाने के लिए का जो प्रोपोर्शन था वो था 3 लाख करोड़, और यहां पर अडानी अंबानी का जो प्रोपोर्शन हो चुका है वो हो चुका है 15 लाख करोड़। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो बाकी अदर पीपल को जीडीपी में से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता था, और अब कितना मिल रहा है? तो उल्टा, और लोग तो और गरीब से ज्यादा गरीब हो गए और अमीर ज्यादा अमीर। ऐसा हो सकता है जीडीपी बढ़ रही हो और उसका इम्पैक्ट ये आ रहा हो, तो क्या जरूरी है जीडीपी बढ़ी है तो उसका बेनिफिट सबको मिले? ठीक है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके चक्कर में रुकता तो मैं 12 बजे बैच शुरू करूं, 11:30 तो वैसे हो गए। बेटा मैंने तो उनसे तो उम्मीद ही छोड़ रखी है, अर्पित से, उससे मेरे को तो पता है, बस वो आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप ही आ, उसके भरोसे मत रहे, उसे पास होना ही नहीं है। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ 12th में भी 50% नंबर बनने मुश्किल है, यही हरकत पूरी 12th में नहीं है। अडानी अंबानी लिख दिया था ना एक एग्जाम्पल की। कंपोजिशन, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अब जैसे 2 तरीके के प्रोडक्ट हैं बेटा, एक डिफेंस गुड्स हो गए और एक तरीके से क्या हो गए, कंज्यूमेबल गुड्स हो गए, जिनका फायदा नॉर्मल कंज्यूमर को मिलता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, रियल जीडीपी जो थी भारत की पहले थी 20 लाख करोड़ और बाद में जाके हो गई 30 लाख करोड़, ये ईयर ही लिख लो। अब इसमें से जो डिफेंस गुड्स बने हैं वो बने हैं 3 लाख करोड़ के,
तो लोगों को कंज्यूम करने के लिए कितने गुड्स बचते थे बेटा, जिनका उन्हें फायदा मिलता था? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़कें, खाना, राशन, कपड़े, शिक्षा, मेडिकल, ये सब। वो था 17 लाख करोड़ उसके अंदर, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, भारत की स्थिति नहीं है जो मैं बता रहा हूं। अब अगर ये पाकिस्तान का खेल है सारा रूल, डिफेंस गुड्स बने हैं इसमें 15 लाख करोड़ के, तो अब उल्टा लोगों को पहले से कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है कंज्यूम करने के लिए? शिक्षा का लेवल कम, ठीक है भैया, हेल्थ कम, कपड़े कम, खाना कम, ग्रोथ कम, तो क्या फायदा हुआ ऐसे जीडीपी बढ़ने का? अब ध्यान से सुनो, आप लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ी है, इंडियन इको पढ़ी है, लास्ट चैप्टर पढ़ा था कंपैरेटिव कॉमन साइज, तो उस चैप्टर में ध्यान दिया होगा 2011-12 तक तो पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो इंडिया से ज्यादा ही रहा है। पढ़ा था वो कि हम तो 3-4% पे थे, वो लगातार 6% से प्लस में थे, तो इस हिसाब से तो उन्हें हमसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए था। तो पीछे क्यों है? क्योंकि उनका सारी जो जीडीपी थी ना वो सब डिफेंस गुड्स में, तो बंदूक, गोले, बारूद, आतंकवादी, इन्हें प्रोड्यूस करने में खर्च होती थी, ठीक है ना। कंज्यूमेबल गुड्स, अरे ऊपर ले साफ लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं थ्योरी में नहीं लिख रहा हूं, ये थ्योरी में करूंगा क्या लिखकर? एमसीक्यू करना है, मैं तो मतलब समझा रहा हूं बस। थर्ड, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। आप कह रहे थे मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी बेटा, बार्टर सिस्टम। अब देखो कायदे में मेरे हिसाब से लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये तो एडवांटेज होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे गुड्स बने होंगे देश में जो बार्टर सिस्टम के तहत लोगों ने आपस में एक्सचेंज करे होंगे और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए होंगे नेशनल इनकम में, तो उल्टा उनसे तो वेलफेयर हुआ है जबकि नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं हुए उसके बावजूद। और भैया ये बुकों में लिखा था तो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप सोचो, मैं बता रहा हूं देश की इनकम है 100 करोड़ और हिडन इनकम है 10 करोड़ और एक्स्ट्रा, तो ये लिमिटेशन हुई। मैंने लिखा ही कहा है, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, तो लिमिटेशन में, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ may be high than growth rate। अब इसका मतलब समझो क्या है, पिछले साल मैं कमाता था 1 लाख रुपया, पर मैं स्वस्थ था, हेल्दी था, ठीक है, डॉक्टर पे मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे खर्चे कम। इस साल मैं कमाने लगा 1.5 लाख रुपए, ग्रोथ दिख रही है, पर मेरे खर्चे बढ़ गए डॉक्टरों के 60,000 रुपए महीना के, मेरे घर में बीमारी आ गई, तो ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा हुआ कि कमाई बढ़ी पर कमाई से ज्यादा खर्चा बढ़ गया मेरा, वो खर्चा जिसके बदले में मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलना। तो अब आप सोचो, एनवायरमेंट को हानि पहुंचा के हम ग्रोथ कर भी रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी हाई है। पुराने जमाने में लोगों का घर 10-15 हजार रुपए में, आज ज्यादा पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा मैं, 15-16 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 हजार रुपए में अच्छा घर चलता था, क्योंकि घरों में कोई बीमार नहीं होता था ना, एसी वेसी की जरूरत ज्यादा थी नहीं, गर्मी भी नहीं थी क्योंकि, तो बिजली का बिल भी कम आता था। अब वो कमाई, वो जो खर्चा 20 था वो हो गया 50,000 और कमाई हो गई होगी 20 से 35,000, तो वो जो 35-15,000 की बढ़ती हुई कमाई दिख रही है पर वो बढ़ता हुआ 30,000 का खर्चा नहीं दिख रहा। तो कई बार ग्रोथ से होता क्या है, फायदे कम, हानि ज्यादा, नुकसान ज्यादा। कंट्रियों ने वेपन्स बना बना के खूब ग्रोथ करी है डिफेंस के क्षेत्र में, फायदा मिल रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। अब बताओ ना, ट्रंप के पास वेपन्स होते हैं ना ईरान के पास होते हैं, युद्ध नहीं होता, तो आप लोगों को जो समस्या उठानी पड़ रही है वो उठानी पड़ती। ये भारत के ऊपर भी लागू होता है, ये पाकिस्तान के ऊपर भी, हर कंट्री के ऊपर, तो ये कुछ वो है बेटा। और वैसे भी देखो, मैं आपको तुक्का मारने का एक तरीका बताता हूं, जब भी आपसे लिमिटेशन पूछे बुरी बात ढूंढो, नॉन लिमिटेशन पूछे तो अच्छी बात ढूंढो।
ये मैं आपको बता रहा हूं जिससे मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया था, ये कुछ वो टेक्ट्स हैं, ठीक है, 0.5% रिजल्ट वाली चीज इन टेक्ट्स है। पर मुझे तो पढ़ के ही नहीं गया था, तुक्के पेन लगा के गया था। पूछ रहा है विच वन इज लिमिटेशन, नहीं पता टॉपिक, पर ये तो पता लग रहा है पढ़ के बुरी चीज क्या है, तो लिमिटेशन है। विच वन इज नॉट लिमिटेशन, पढ़ के पता तो लग रहा है बुरा क्या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर भी हम बनाएंगे बेटा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, थ्योरिटिकल पोर्शन खत्म, बस एक लास्ट चीज बची, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या होता था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, याद है कुछ? एक्सप्लेन करने को तो आएगा नहीं वैसे भी, क्या था? जब एक इनकम दो बार काउंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक है एक्स, इसने 0 इनपुट लगाया, कुछ आउटपुट बना के वाई को बेचा 10,000 में, तो हमने एक्स की इनकम हो गई 10,000। वाई ने इसमें कुछ काम करा, जेड को बेचा 18,000 में, तो हमने सेल को, क्योंकि रेवेन्यू को हम इनकम मानते हैं, तो हमने टोटल इनकम मान ली वाई की 18, तो हमने टोटल इनकम बताना कितनी बना दी, 28, है ना? और जबकि फाइनल कंज्यूमर तक माल कितने में पहुंचा है केवल, तो काउंट क्या होना चाहिए था? तो इसके प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के दो सॉल्यूशन है। एक तो क्या यूज करो, केवल वैल्यू एडिड मेथड यूज करो, या तो वैल्यू एडिड मेथड क्या था कि जितनी वैल्यू बढ़ाई इसने, कितनी वैल्यू बढ़ाई इसने और इसने कितनी बढ़ाई, तो टोटल कितना बना, और फाइनल कंज्यूमर को भी कुछ कितने का मिला, तो ये बात सही है ना? या दूसरा था फाइनल प्रोडक्ट मेथड लगाओ, कौन सा मेथड लगाओ? फाइनल प्रोडक्ट मेथड कौन सा होता था? एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये दो मेथड क्या था, सॉल्यूशन था, रेमेडीज थी, किसके लिए? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। भैया अब एमसीक्यू में तो यही पूछ सकता है ना, वो डबल काउंटिंग एक्सप्लेन करो, ये कोई ना पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है कि अगर डबल काउंटिंग से बचना है तो हम कौन सा मेथड लगाएं, आइदर वैल्यू एडिड और एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑप्शन हो गया एनी ऑफ ए और बी, सही है ना? अब मैं आपको कुछ चीजें और पढ़ा रहा हूं यार, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन तो हो सकता है, ऐसे पॉइंट्स आए इंक्लूड नॉट इंक्लूड वाले, हो सकता है ना आए, तो मैं बस और बता रहा हूँ, उसके लिए मैं व्हाट्सएप पे आ रहा हूँ। मेरा रिजल्ट निकाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे बच्चे, 3-4 साल इतने बढ़िया रिजल्ट गया, 18 बच्चे 15 बच्चे डीयू, 17 बच्चे 15 बच्चे डीयू, 20 बच्चे 17-18 बच्चे डीयू, और पिछले साल का रिजल्ट 3 बच्चे। क्यों? तुमसे भी मानते, इस साल का भी पता नहीं क्या, ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट गए पहले की 3 अटेम्प्ट, मतलब 85% सिलेक्शन डीयू में। पिछली बार भी 3-4 तो गए हैं बेटा हर पास के, पर पिछली बार तो मैंने तुम्हें पहली बता दी थी जब तुम 11th में देखी, बहुत ही वाहियात बैच है, उससे तो जज करना ही मत, बोला था ना मैंने तभी। क्या इसमें? हाँ 19 है, अभी आखिर के 3 दिनों में, अब कल से पेपर देना शुरू करोगे ना रोज दो, वो जो पोर्टल पे, तो अपने आप भी तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा। आ जाओ बेटा। हाँ हाँ, क्या पता हमारा थोड़ा सा हार्ड आ जाए और कम परसेंटाइल पे हो जाए। नहीं, परसेंटाइल तो बाद में एक ही काउंट होती है, तो हमारा
ऐसा नहीं होता कि तेरी शिफ्ट का हुआ है तो तेरी शिफ्ट के बच्चों का तुझसे ही कंपेयर होगा। एट द एंड रिजल्ट एक होता है, नहीं होता कुछ भी। बस नॉर्मलाइजेशन ये होता है जिनका जितना जल्दी उनका उतने आसान आने का चांस। क्या हाँ नीचे का भी, अरे आवाज ही बंद हो गई बिल्कुल। हैं? लग रहा है पीछे इसका कोड ही भूल गया। गुनगुना पानी करवाऊंगा अभी तो छुट्टी क्यों करता है बेटा? कल भी कोई छुट्टी कर ली बेटा। पेपर कब की डेट आई तेरी? तो वो भी सिर्फ ये कि फिर तारीख बहुत दूर नहीं है। ये जैसे 28 पे गए तो आप 28 तक पूरा हो गए। रहूंगा तो प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा की। जितने डाउट होंगे डाउट मात्र तेरा कोई है 13 और 15 अरे बढ़वा दे। सुनो बेटा, हाथ से देना शुरू कर दूंगा ना, 2-2 रोज के खोल दूंगा। हाँ भाई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए। पहली बात बेटा, आप यहाँ पे ध्यान देना बच्चे प्लीज। ओनली फैक्टर इनकम विल बी, क्या होता है वो केबल नहीं लगा इसमें। अब केबल क्या आपको बोर्ड ही लगाना है? बच्चे कह रहे हैं बोर्ड को। भैया हम कह रहे थे तो आपके लिए हो जाएगा। अबे तब ये थी आदत पड़ जाएगी भैया। वो आदत तो नहीं पड़ेगी, हमें तो पड़ी है, हमने थोड़ी बच्चों को। बस यहाँ पे ये फायदा तुम्हारी हरकतों पे नजर रहती है। अरे क्या हो रहा है यार ड्रामा। ओनली फैक्टर इनकम विल बी पार्ट, अरे हल्का फुल्का कुछ लिखना हुआ तो यहाँ पे तो लिख दूंगा ना। ओनली फैक्टर इनकम विल बी पार्ट ऑफ नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। कोई डाउट है इसमें? कोई भी ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। और रीजन क्या होता है? देयर इज नो न्यू एडिशन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स will never be part of national or domestic income. Why? सीधा सा रीजन है, there is no new addition of goods and service. However, any commission is paid to broker for such sale and purchase. तो क्या इंक्लूड होगा? क्यों होगा? क्योंकि ब्रोकर की सर्विस तो न्यू है। सेल परचेज ऑफ शेयर डिबेंचर बॉन्ड ये एक्सक्लूड है। क्यों? अरे शेयर डिबेंचर आर जस्ट मियर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैंने आपसे उधार लिया, उधार लेने से कोई न्यू गुड्स एंड सर्विस हुई नहीं ना। पर जब मैं उधार लेके कुछ खरीदूंगा तब न्यू गुड्स एंड सर्विस होगी। पर मैंने आपको जो उधार पे ब्याज दिया वो काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका मनी जो यूज किया उसके अगेंस्ट है, वो बायलैटरल पेमेंट है, वो फैक्टर पेमेंट है।
तो डिविडेंड, इंटरेस्ट ये काउंट होंगे, पर शेयर वेंचर काउंट होंगे। हाँ जी सर। जो इंटरेस्ट होता है वो मैक्रो का पार्ट भी माना जाता है। किसका? मैक्रो का। ऐसे मैक्रो का। हाँ। इस देश में तूने मुझे कुछ दिया, मैंने बदले में ब्याज दिया, तो ओवरऑल कंट्री के अंदर कोई चेंज आया? नहीं। ठीक है, बट मतलब ओवरऑल इंपैक्ट की बात करूंगा तो कंट्री पे क्या इंपैक्ट आया? कुछ नहीं, इसलिए उसे मैक्रो में काउंट किया गया है ना। और वैसे भी माइक्रो को हम कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी, इसको हम कहते हैं इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी। लेकिन भैया इंटरेस्ट सब्सिडी सेम होता है। मैंने सेम नहीं होता, पर जो मैं खर्च करूंगा मिलेगा तो तुझे वही ना। इनकम फ्रॉम कोई भी इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग काउंट नहीं होती। क्यों? ये कारण नहीं है। तू कल मर्डर कर, किसी से 1 करोड़ की बोलेगा, सुपारी पकड़ में आ गया, कोर्ट में खुल गया, तुमने 1 करोड़ रुपए की बोली है सुपारी, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, अभी 30% टैक्स दो, टैक्स दो, कमाई तो करेंगे ना। नहीं तो मतलब कमाई नहीं लेंगे, बस टैक्स लेके चले जाएंगे। ये क्या बात है? अब आप कहेंगे कि फिर क्यों शामिल नहीं है? अरे भैया, इलीगल इनकम को मेजर कैसे करोगे? इधर मेजर करने का रिलायबल सोर्स क्या है? तो अगर रिलायबल सोर्स होता तो ये लीगल ही नहीं कहलाती। फिर विंडफॉल गेन, लाइक लॉटरी, ये शामिल क्यों नहीं होते? लॉटरी का मतलब नो न्यू एडिशन। जैसे ये कमरा है, हम सबने 100 रुपए जोड़े, 2000 हो गए, एक मटके में सबके नाम की पर्ची गिर दी, जिसका नाम निकलेगा 2000 रुपए मिलेगी, तो दिस वन इज लॉटरी। ये ना लॉटरी सिस्टम। अब इस कमरे में क्या बढ़ा, क्या कम हुआ? तो 2000 के 2000 ही तो ये विंडफॉल गेन। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें लॉटरी खिलवाता हूँ, इसके वजह से लेता हूँ। अब अगर ये लीगल है तो मैं डिस्क्लोज करूंगा, इलीगल तो नहीं करूंगा। अब लीगल है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जुआ सट्टा कहाँ लीगल है? जुआ वगैरह कैसीनो में है ना। तो अब मैं जब ये खिलवाता हूँ तो मैं उसके लिए आपसे 50 रुपए कमीशन लेता हूँ, वो काउंट होता है, क्योंकि वो न्यू एडिशन ऑफ सर्विस है। मैंने आपको सर्विस दी, आपको मैंने एक प्लेस दी कि आप इन कामों को कर सके। ठीक है, ऐसी मैं हॉर्स रेस में पैसा लगाकर जीतता हूँ, वो काउंट नहीं होगा विंडफॉल गेन। और मैं हॉर्स का घोड़ा दौड़ाता हूँ, उसके लिए मुझे मेहनताना मिलता है, तो वो क्या है? लेबर के अगेंस्ट मिलने वाली पेमेंट है, तो वो काउंट। मैं हॉर्स किराए पर देता हूँ, तो रेंट नाम से करना, वो काउंट। कोई डाउट इसमें? किसको? ये कौन सा पॉइंट था? 4। क्या दिक्कत कर रहा है? पांच, एनी एक्टिविटी, ये तो एक कोर वो है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो न्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं कर रही है, तरीके से ऊपर वाली ट्रांजैक्शन का क्या है? निचोड़ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे कंक्लूजन है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो न्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ना करे, वो टैक्स इनकम में आएगी। अब ये पॉइंट बड़ा काम का है। कोई आदमी अपने खुद के घर में रहता है, तो क्या वो उसकी जो रेंटल वैल्यू वो नेशनल इनकम में काउंट होगी? क्यों? जिसे हम कहते हैं ऑनर ऑक्युपाइड रेंट। इकोनॉमिक में याद रखना, इनकम का मतलब ये नहीं होता पैसा आना, इनकम का मतलब होता है न्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मैं अगर घर पे रहता हूँ तो रेंटल वैल्यू के बराबर की मैंने सर्विस तो दी है ना, वो रेंट मैंने अपने आप को दे दिया तो दूसरे की जगह, है ना, तो इसलिए ये काउंट होगा। क्लियर? इसके अलावा एक बड़ी अजीब सी समस्या है, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्या ये शामिल होंगे? क्यों? यहां पे कह देते हैं न्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, लेकिन हमारी ही किताबों में लिखा है कि अगर सर्विस प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन है तो इसे नेशनल इनकम मत मानो। अब मुझे समझ नहीं आया क्यों।
तो मैंने थोड़ा सा सोच लगाया, अब मेरे को एक कंक्लूजन सा जो खुद को फील हुआ वो क्या है, जनरली गुड्स की एक मेकिंग चार्ज होती है, कॉस्ट इसकी काउंटेबल है, या सर्विस की कॉस्ट आप काउंट कर सकते हो। अब सेम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, गाजियाबाद में जो फीस है पढ़ाने वालों की वो 600 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक, और सेम चीज काम कर रही है। तो क्या सर्विस की कोई एमआरपी काउंट की जा सकती है? तो सर्विस की वैल्यू क्योंकि काउंटेबल नहीं है, इसलिए शायद इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन एक्सक्लूड कर, मुझे ऐसा लगता है, लिखा कहीं कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, अब अगला पॉइंट, ओनली फिनिश्ड गुड्स विल बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम। अभी अभी बताया था, क्यों? टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, पढ़ा था ना। अब अगर हमें यह जज करना हो कि कोई पर्टिकुलर इनकम नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक, तो किस बेस पे करें बताओ? एक बार ना रिकनेक्ट कर लो, वो कर रहा हूं, ये हुआ क्या है? रिकनेक्ट करूं? वहां भाई साहब बच्चे जो आते हैं सीए फाउंडेशन वाले, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं, सारा काम करके भेजते। अरे तुम लोगों मेरी सुनते ही नहीं हो। दोबारा करना पड़ेगा यार सब, फोन दो 2 मिनट। ऐसी बात करता हूं, नेशनल इनकम में कोई इनकम शामिल होगी नहीं होगी, इसका क्राइटेरिया क्या है? सीधा सा मतलब है, कोई भी इनकम, लीगल इनकम और फैक्टर इनकम, अगर इंडियन रेजिडेंट अर्न करता है, कहां अर्न करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इंडियन रेजिडेंट अर्न करता है, तो वो सब क्या है, वो सब नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। क्या देखते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। एक सेकंड, ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता प्लेस क्या है। मैं भारत का रेजिडेंट हूं, मैं गाजियाबाद में कमाता हूं तो भी नेशनल इनकम, और मैं अमेरिकन एम्बेसी से कमाता हूं यानी कि अमेरिका से कमाता हूं तो भी नेशनल इनकम। ठीक, मैं भारत का रेजिडेंट नहीं हूं, मैं भारत से कमाऊं तो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, मैं अमेरिका से कमाऊं तो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। बात आती है अगर डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम में हम पर्सन नहीं देखते, हम प्लेस देखते हैं। काम कहाँ हूं? मैं भारत का रेजिडेंट हूं, मैं भारत में गाजियाबाद में कमाई कर रहा हूं, डोमेस्टिक है। यूएसए से कमाई कर रहा हूं, डोमेस्टिक नहीं है। कोई यूएसए का रेजिडेंट है, गाजियाबाद में कमाई कर रहा है, डोमेस्टिक है। किसी और जगह कमाई कर रहा है, डोमेस्टिक नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए प्लेस देखी जाती है, पर्सन नहीं। और नेशनल इनकम के लिए पर्सन देखा जाता है, प्लेस। यहां तक कोई डाउट है बेटा? तू कहां का रेजिडेंट है? सपोज कर तू पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता है, सैलरी मिलती है तुझे, क्या तेरी सैलरी भारत की नेशनल इनकम में काउंट होगी? क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो नेशनल इनकम में रेजिडेंट को देखा है हमने, क्या तेरी सैलरी डोमेस्टिक में शामिल होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्लेस पाकिस्तान है। डोमेस्टिक में प्लेस देख रहा हूं, पर्सन को नहीं देख रहा। क्लियर है? भैया हाँ, मैं 1 साल से ज्यादा पाकिस्तान
तो फिर तो बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने आपको कल ही बताया था, दो कंडीशन में से एक तुम भारत में पूरी कर रहे हो और एक विदेश में, तो आप जहां के सिटीजन हो आप वहां के रेजिडेंट कहलाओगे। सुनाओ। तो वही तो बात हो गई, दो कंडीशन नहीं होगी तो रिजाइड भारत में कर रहा है और अर्निंग पाकिस्तान से, तो दो कंडीशन हो गई नहीं हो गई। ठीक है, तो अब ऐसे में तू कहां का रेजिडेंट है? जहां का तू सिटीजन है। सिटीजन कहां का है? बस पाकिस्तान का बोल मत दियो, सब छेद देंगे। चलो, इफ एनी अमाउंट इज पेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर इनकम होती है। अगर मैंने भिखारी को 10 रुपए दिए तो शामिल नहीं होंगे, भिखारी को देने के लिए 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदा तो शामिल होगा। वाई? न्यू एडिशन ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि जब मैंने वो बिस्किट का पैकेट भिखारी को देने के लिए खरीदा वो मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स है। क्लियर है बेटा? श्योर? देखो, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट एक्सक्लूड रहता है। और लास्ट, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिविडेंड दे तो उसे हम एक्सक्लूड करते हैं टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ऐसे सोचो, दो कंपनी है, एक शौर्य लिमिटेड, एक अतुल लिमिटेड। तो शौर्य लिमिटेड की कमाई है 10 लाख, अतुल की कमाई है 20 लाख। तो आपको क्या दिख रहा है, देश की कमाई कितनी? 30। थोड़ा सा सबर करो। शौर्य लिमिटेड के मैंने 40% शेयर खरीद रखे हैं, तो 10 लाख की कमाई में से मुझे कितने मिले होंगे? 4 लाख। तो मेरी जो टोटल कमाई 20 लाख है, क्या उसमें ऑलरेडी 4 लाख पहले से जुड़े हुए हैं? नहीं है। तो दो बार काउंट करूं क्या? इसलिए डिविडेंड पेड बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी है, तो उसे क्या करना है? एक्सक्लूड टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कोई डाउट है? श्योर? ये रीजनिंग। अब लास्ट बचा हमारा न्यूमेरिकल, उस पे आते हैं, काम खत्म भाई। फॉर्मेट फॉर्मूला लिखवा देता हूं। कितने मेथड थे सर? पहले मेथड का नाम और क्या निकलता था यहां से हमारा? या इसी को कुछ लोग क्या कह देते हैं? कैसे निकलता था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के मैंने कितने तरीके बताए थे? तो एक, यूनिट प्रोड्यूस इनटू मार्केट प्राइस। अब नेशनल इनकम तो फैक्टर कॉस्ट पे निकलते हैं, तो मैं मार्केट प्राइस क्यों ले रहा हूं यहां भाई? अरे भैया ऊपर एमपी निकाल रहे हैं हम, सही है ना? और इसका दूसरा तरीका क्या था? सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। अब सेल फर्दर दो तरीके की होती थी, या तो डोमेस्टिक सेल या ऐसे ही था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो चीजें क्या क्या आती थी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट सर्विस, और एक्सपेंस ऑन परचेज। और परचेज फर्दर दो तरीके की होती थी बेटा, या तो डोमेस्टिक परचेज होगी, इंपोर्ट। तो यहां से क्या निकलता था हमारा? जीडीपी एट एमपी। और फिर मैंने कल आपको सिखाया था इन तीन को हम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो माइनस डेट, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो प्लस एनएफआई है, एमपी से एफसी पे जाना हो तो माइनस नेट इनडायरेक्ट है। कल कर चुके हैं ना सब, लिखो इसे, बस 2 मिनट फटाफट लिख कर फिर मैं 2-4 एमसीक्यू चेक कराऊंगा। तो आगे कर लेंगे या तो आप कर लो आज टाइम सारे, ये कल पहले वाले थोड़ा और पहले कर दो लंच और क्या अगर कल नो तो 10 बजे तक तो चालू 9 बोलोगे जब भाई 10 बजे भी चालू कर दे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप करते तो नहीं 9:30 भैया 9 बोलोगे जब 9:30 बजे फिर तो पंडित जी का अकाउंटिंग मैं तुझे एक बार बोलूं, पिक्चर भूल जा, वो भी भारतीय पिक्चर, वो भी करण जौहर वाली पिक्चर। लड़की का बाप उससे कहते 10 दिन के अंदर 10 करोड़ जमा करो, फिर तो शादी नहीं और कर दूंगा, तो कहीं और कर ही लेगा वो। पिक्चर नहीं होता वो 10 दिन में हीरो और पति बन के वापस आ जाता है। बस 10 करोड़ मुझे जब बोलते हैं कि लड़की छोड़ तो ये चमत्कार पिक्चर नहीं होते कि शादी पढ़ के तो आईएएस बन गया। आ गया एक दिन का बता कहाँ गया था? गया था से पहले। अब सुबह उठने में क्या होगा दिक्कत? अरे नाम तो बताऊंगा सोच लेकर एक काम करिए, एक्सक्यूज एग्जाम में लिख रही हो, अगर रिटन एग्जाम होगा दिक्कत तो यहाँ भी है, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, वहाँ तो लिख भी नहीं सकता है। पीजी में भी पास कर दो, नहीं तो फिर शादी टूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं वहाँ पे। मैंने 12th का कॉपी जब चेक कर रहा था तब एक कॉपी आई थी, क्योंकि मैं 3 साल से फिर रहा हूँ, प्लीज इस साल पास कर दो, नहीं तो मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा रिश्ता भी नहीं होगा, ये नहीं है? सामने कर दिया पास ऐसे तो लगता पास होता भाई, 500 रुपए भी निकले थे उसमें। देख ऐसा होता है, सीबीएसई वाले हमें कहते हैं 15-16 नंबर बनने हैं तो पास कर दो, मेरा बस चले तो 15-16 वालों को 15-16 ही दूंगा मैं, 1 नंबर फालतू नहीं दूंगा। क्यों दूं भाई मैं? फिर ये कबाड़ा बच्चे कल आके कहेंगे हम बेरोजगार हैं। अबे पास होने लायक ही नहीं थे तुम, तो कबाड़ा थे तो बेरोजगार तो रहोगे ही तुम। सोचो ना, जब 100 में से 10 प्रॉपर पास थे, 70 को जबरदस्ती पास करा, तो 80 बच्चे पास होके कहते हैं मैं नौकरी दूं। अबे तुम काम के तो किसी काबिल ही नहीं हो, तो सही होनी चाहिए मार्किंग, कोई इसके अंदर दया भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या था? एक्सपेंडिचर मेथड, इसका एक और नाम था फिनिश गुड्स मेथड या फाइनल प्रोडक्ट मेथड कह दो। हाँ भाई, इसके अनुसार खर्चे कितने तरीके के होते थे? 2, एक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अब तो बातों में लगा रहा है, मेरे को काम कराना है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अभी 1 मिनट रुक जाता। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देखो ये चार्ट में गलत बनवा रहा हूं, मैं 12th में भी बोलता था ये चार्ट मेरा गलत है, बट आपके सीबीएसई सिलेबस से यही चार्ट में वो करता है लिंक। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अलग होता है और नेट एक्सपोर्ट अलग होती है, ठीक है। अब सीबीएसई हमसे कहती है हम 2 सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कहती है? AD is equal to C plus I, और इस C plus I में ही हमें नेट एक्सपोर्ट पूछना पड़ता है, और जबकि C का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है G। तो अगर मैं प्रॉपर बात करूं ना, तो AD का मतलब होता है C plus G plus I plus X minus M, और हमें क्या कहा जाता है कि 2 सेक्टर पढ़ रहे हो, और दूसरा जाता है चारों चीजों। तो इसलिए मेरा चार्ट मैं गलत बना रहा हूं, पर आपके आंसर को ये चार्ट ही निकाल के देता है।
ठीक है, ये मैं 12th में बता देता था ना आपको कि भाई कोर्स के हिसाब से यही है, वैसे गलत है। अब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो होते थे, बताना। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट या पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्दर दो होते थे, क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक, सॉरी नेट एक्सपोर्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक। अब इसमें भी मैं आपको एक अलग से कुछ लिखवाता था, मिसिंग डेप्रिसिएशन निकालना हो। देखो, अगर मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा? डेप्रिसिएशन, मिसिंग डेप्रिसिएशन। लिखो ये वाला चार्ट, लिखो ये, फिर इनका मेथड पे आता हूं। बस पास ही नहीं होंगे, सब काम करेंगे। तेरा एक एसआरसीसी में मैं कोशिश तो करूंगा, मेरी जानकारी है। श्री राम चमेली चड्डा, बाल भी लंबे कर रखे हैं। हाँ बस शेव करवा के कपड़े चेंज करा दूंगा। तो ये नहीं हो पाएगा, बाकी ये बाल कोई ना कटवा रहा हूं, बालों के बेस पे तो ये सिलेक्ट होगा मां। नालायक, शर्म भी नहीं आती अपना मजाक खुद बनवाते हुए। ये नहीं कि मैं पढ़ लूंगा। इनकम मेथड से क्या निकलता है? दैट इज डोमेस्टिक इनकम। अब भाई साहब, इनकम कमाने के 3 तरीके बताओ मुझे सोनाक्षी, जो मेन, मतलब उसके अलावा कोई चौथा तरीका ना बचे। इनकम कैसे कैसे कमा सकते हो भाई? मुझे 3 रास्ते पता है, चौथा रास्ता आप बता देना मुझे। लीगल रास्ता, क्योंकि इलीगल इनकम आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, है ना। दूसरों की नौकरी करके, अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का रोजगार, और पैसे से पैसे कमाना। आप बताओ इसके अलावा कोई चौथा तरीका? क्या सोचो, किसी के दिमाग में कोई चौथा तरीका है तो? नहीं है। पक्का? जब हम दूसरों की नौकरी करते, इस सट्टेबाजी इलीगल है, विंडफॉल गेन है, वो इसमें शामिल नहीं होगा। वैसे भी सट्टेबाजी पैसे से पैसा कमाने में आती है। कंपनसेशन
लीगल वाला तो होगा। टू एम्प्लॉय और ऑफ एम्प्लॉय। अबे तो सट्टा भी तो पैसे से ही खेलेगा, या जो अपने की जगह अपने आप को दांव पे लगाएगा। अबे मैं बेकार की बात कर रहा हूं। तीसरी बार बोली है बात मैंने, तीसरी बार। अब मैं भीम मानकर तुझे दुशासन न मान लूं बस। अभी तो देखो अपना खुद का रोजगार, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज मिक्स्ड इनकम। खुद ही नौकर हूं, खुद मालिक हूं। जैसे मेरा अपना ये काम कोचिंग सेंटर, मेरा खुद ही लेबर कर रहा हूं और खुद ही इसका ऑनर हूं। पैसे से पैसा कमाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब पैसे से पैसा भी तीन तरीके से कमाया जा सकता है। चौथा आपको दिखे तो मुझे आप बता देना। जमीन जायदाद से पैसा कमाना, तो रेंट एंड रॉयल्टी। भाई साहब ब्याज पे पैसा उठा दोगे तो, और किसी के बिजनेस में पैसा लगा दोगे तो उस प्रॉफिट के भी फर्दर दो हिस्से होते हैं। कुछ पैसा सरकार अपने पास ले जाती है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स, और बाकी पैसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसके भी दो हिस्से होते हैं। कंपनियां कमी नहीं होती हैं, सारा पैसा हमें नहीं देती, कुछ पैसा अपने पास उठा के रख लेती हैं जिसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। इसके 4-5 नाम थे। और क्या नाम था, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और क्या नाम था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और क्या नाम था, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या नाम था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और बाकी हमें मिलता है डिविडेंड। अब सुनो, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा हो तो नीचे जाने की जरूरत ही क्या है, सब तो खुद ही दे दिया। अच्छा, डिविडेंड में मैंने एक बात लिखवाई थी, क्या एक डिविडेंड एक्सक्लूड होता है, कौन सा, पेड बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी। इंटरेस्ट में मैंने एक बात लिखवाई थी, क्या दो इंटरेस्ट एक्सक्लूड होते हैं, कौन से, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन गुड्स। अब असली खेल बचा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की लंबी सी लिस्ट। क्या क्या इसमें इंक्लूड हो सकता है और क्या एक्सक्लूड, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूजन कर सकती हैं, इंक्लूड करें या एक्सक्लूड। सही है। सबसे पहले नॉर्मल सैलरी एंड वेजेस तो इंक्लूड हो गई होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई। बोनस भी इंक्लूड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पेंशन इंक्लूड होगी या नहीं होगी, पक्का। पेंशन तो बुढ़ापे में मिलती है, लेकिन जब हम काम नहीं करते, उसके लिए पहले काम कर दिया। ओल्ड एज पेंशन भी शामिल होगी। ओल्ड एज पेंशन, सिंपल पेंशन है तो इंक्लूड, और अगर ओल्ड एज पेंशन है तो मतलब ये सरकार दे रही है, दिस मनी इज ट्रांसफर इनकम। किसे दे रही है सरकार, बुजुर्ग को, ना कि जिसने काम किया था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल स्कीम, और एक्सक्लूड क्या है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल स्कीम। इसके अलावा इंक्लूड होते थे ऑल अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या था, फैसिलिटीज कैश में मिलना, मतलब कैश फॉर फैसिलिटी। और दो अलाउंस मैंने एक्सक्लूड करवाए थे, एक ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब अलाउंस मिला, मालिक के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। भैया सीधी सी बात है,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस तो सरकार बेरोजगारों को दे रही है ना, तो सीओई कैसे हो गया? ऑल परक्विजिट्स, परक्विजिट मतलब क्या था बेटा? फैसिलिटी इन काइंड, रहने के लिए मालिक से घर मिल जाए, है ना। इसके अलावा इंटरेस्ट सेव्ड ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक में काम करता हूं, हाउसिंग लोन का रेट है 9%, पर क्योंकि मैं बैंक का एम्प्लॉय हूं तो मुझसे केवल 1% ब्याज चार्ज करा जाता है, तो कितना परसेंट बचता है मेरा? तो क्यों बचता है? क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं, तो वो इसका पार्ट है, लेकिन लोन इसका पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा कंपनसेशन पेड टू इंजर्ड वर्कर, किसी का हाथ पैर कट गया तो आप उसे कंपनसेशन दे रहे हो, तो क्या ये उसकी कमाई है? तो ये कुछ लिस्ट थी बेटा। अब क्वेश्चन करना हम शुरू कर सकते हैं, नोट कर लो। पीडीएफ ग्रुप में आई हुई है, नहीं आई हुई है? पीको वाली नहीं आई हुई? ठीक है। तो बहुत सिलेबस है यार इको का। आज हो जाएगा बेटा फाइनल? भैया हाँ इंडियन को भी है। आज भेज दूंगा, हाँ फाइनल। प्रॉब्लम इको का सिलेबस बहुत है, अकाउंट का तो फिर भी छोटा है। पेपर का अकाउंट का पहले होता तो दिक्कत नहीं थी। मेरा तो ये कोई बात है आपको साथ में एक और इंग्लिश में भी बहुत सी है। अंग्रेजी का तो देखो मुझे आइडिया नहीं है अभी। एक किसकी है तो क्या दोनों तेरी दोनों के हाँ इंग्लिश कैसे होगी? क्वेश्चन पेपर तो कर ही लेना 10, मैं तुम्हें जो दूंगा। चलो भाई अब उस पे आते हैं अकाउंट पे।